हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटी-नेट कॉमर्स क्लासेस। टुडे आई विल डिस्कस। आज हम कैपम पढ़ने वाले हैं। कैपम बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू यूजीसी। चलिए पढ़ते हैं कैपम। कहते हैं कि कैपम की फुल फॉर्म होती है कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल। ठीक है जी। इसका फॉर्मूला होता है RF प्लस बीटा मल्टीप्लाई में RM माइनस RF। RF का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रेट, जो रिस्क फ्री है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है? रिस्क फ्री रेट RF। और बीटा का मतलब होता है, ये डिनोट करता है रिस्क को, सिस्टमेटिक रिस्क को ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है जी। ऑन और पोर्टफोलियो इन कंपैरिजन टू इंटायर मार्केट ए बेंचमार्क। बीटा इज यूज in the capital assets pricing model, which calculate the expected rate of return of an assets based on its beta expected market return। RM का मतलब होता है मार्केट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट, नॉट रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है RM माइनस RM माइनस RF। ये तो रिस्क फ्री हो गया, ये मार्केट रिस्क हो गया। टोटल मार्केट में से टोटल जो हमारा मार्केट रिटर्न था, एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न में से हम रिस्क फ्री घटा देते हैं तो रिस्क प्रीमियम आ जाता है। कैपम फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टेबल सिक्योरिटीज़। ठीक है जी। हम एक्सपेक्टेड रिटर्न को कैलकुलेट करते हैं कैपम के फॉर्मूले से। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेमाइसिस दैट इन्वेस्टर्स हैव अजम्पशंस और सिस्टमेटिक रिस्क also known as market risk या non-diversified risk need to be compensate for it in the form of risk premiums, an amount of market return greater than the risk free rate. By investing in the risky security, investor want a higher return for taking on additional risk। कहता है कि मार्केट रिस्क जो अगर कोई भी इन्वेस्टर्स है वो तभी ही इन्वेस्ट करेगा जब उसको लगेगा कि हायर रिटर्न मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू रिस्क। अगर वो किसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट भी कर रहा है, उसमें कोई रिस्क है, तो उसके लिए हमें उसे रिस्क प्रीमियम देना होगा। ठीक है जी। तो इस जो ये है इसको ही बताता है। ये इसका फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड रिटर्न इजकल टू RF प्लस बीटा मल्टीप्लाई में RM माइनस RF। ठीक है जी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ अ ग्रेटर बेनिफिट ऑफ रिसीविंग मनी नाउ रादर देन लेटर। कहते हैं कि जो आज मिल रहा है उसकी वैल्यू मोर है। ठीक है। जो कल मिलेगा, क्या मिलेगा? कल मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही बताता है। ठीक है जी। बेनिफिट है ऑफ रिसीविंग मनी नाउ देन लेटर। इट इज़ फाउंड ऑन द टाइम प्रीफरेंस प्रिंसिपल ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्लेन वाई इंटरेस्ट इज पेड और अर्न इंटरेस्ट व्हेन इट इज़ ऑन द बैंक डिपॉजिट या डेप्ट कंपनसेट एंड डिपॉजिटर्स वगैरह। रीज़न क्या है इसके? कह रहे कि रीज़न फॉर टाइम प्रीफरेंस, हम टाइम को जो आज मनी रिसीव हो रही है उसको ज़्यादा प्रीफर क्यों करते हैं, ज़्यादा प्रीफरेंस उसे क्यों देते हैं? नंबर फर्स्ट है प्रीफरेंस ऑन करंट कंजप्शंस। कहता है कि हम उसका करंटली कंजप्शन कर सकते हैं, वो हम उसे करंटली यूज़ कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं उसे दोबारा। अगर कोई पैसा हमें आज मिल गया तो उसको हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, रिस्की है। ठीक है जी। बट आज में मिल जाएगी तो रिस्क फ्री है। इसका फॉर्मूला है 1 प्लस R की पावर n। ठीक है। इसका ये फॉर्मूला है। NPV क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। NPV यूज़ करते हैं हम कैपिटल बजटिंग में एनालिसिस करने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट। द फॉलोइंग फार्मूला इज कैलकुलेटेड फॉर NPV। ठीक है जी। NPV के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं हम? ये वाला यूज़ करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हमारी क्या आ जाती है? NPV आ जाती है। ठीक है जी। मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट। डिसीजन रूल कहता है अगर NPV मोर देन 0 है तो वी विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ NPV। ठीक है। कह रहे कि विच इज़ एन इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट। कौन सी ऐसी, व्हाट इज़ एन इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट? ठीक है जी। कौन सी जो है एनुअल रेट है जो इफेक्टिव है? इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट इज़ द रेट
दैट इज़ एक्चुअली अर्न और पेड ऑन द इन्वेस्टमेंट, जो हमने एक्चुअली अर्न की है या पेड की है और इन्वेस्टमेंट पर, लोन और अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ कंपाउंडिंग ओवर ए गिवन टाइम पीरियड्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव रेट और एनुअल इक्विवेलेंट रेट कैलकुलेटेड एज अंडर। ठीक है जी, मतलब ये इफेक्टिव एनुअल रेट कौन सी होती है उसको बताया गया है। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट इज़ एन अमाउंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन फाइनेंसिंग बिकॉज इट इज़ यूज टू कंपेयर a different product, the calculated compound interest indifferently. For example, if the investment A पे करता है 10%, compound monthly, investment B करता है इतना, तो compound semi annually. The effective annual rate can be used to determine which investment will actually pay more over the course a year. मतलब कौन सी जो है ज़्यादा पे करती है। उसकी तरह इसका फॉर्मूला है ये 1 प्लस 1 अपॉन में एन की पावर क्या है भाई, n-1। ठीक है, तो जिस तरह का इसका फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर्स। कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमने ये कौन सा फ़ंड लेना है, बोरो करना है या ऑनर खुद का अपना फ़ंड रखेगा। ये फाइनेंसिंग डिसीजंस में इंक्लूड होते हैं। सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑनर फंड्स होता है, बोरो फंड होता है। कैपिटल जो स्ट्रक्चर होता है वो डेब्ट इक्विटी का मिक्स होता है। ठीक है, बहुत सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं। ठीक है जी, इसमें हम DEBT में फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, ADR, GDR। ADR का मतलब होता है ऑल इंडिया डिपॉजिटरी रिसिप्ट, सॉरी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ADR का होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और GDR का होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं, वेट 1 मल्टीप्लाई में KE प्लस वेट 2 मल्टीप्लाई में KD। ठीक है जी, और जो वेट है वो किस तरह दिया जाता है, E/V या फिर D/V। उसके वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं KE और KD को। वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है, डेब्ट प्लस इक्विटी, और वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल टू होता है EBIT/KO, और KO का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, EBIT/V। वैल्यू ऑफ द इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी होता है वैल्यू ऑफ फर्म में से अगर हम डेब्ट माइनस करते हैं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल जाएगी, या फिर उसका फॉर्मूला होता है EBIT/KE। ठीक है, EBIT एज्यूमिंग नो टैक्स, अगर कोई टैक्स नहीं है तो इंटरेस्ट को माइनस करके EBIT/KE, इंटरेस्ट अपॉन में KE। वैल्यू ऑफ इक्विटी अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन में KE। ठीक है जी। वैल्यू ऑफ डेब्ट कैसे निकलता है, कह रहे कि डिविडेंड, सॉरी हमने डेब्ट में क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, इंटरेस्ट अपॉन में KD। इफ़ देयर इज़ ए टैक्स, अगर वहाँ पर टैक्स है तो पोस्ट टैक्स KD इक्वल टू प्रे टैक्स KD, उसमें से क्या कर दे 1 - T माइनस कर देते। वैल्यू ऑफ अनलीवरेज फर्म, ऐसी फर्म जो कि 100% इक्विटी यूज़ करती है, तो उसमें होता है EBIT 1 - T अपॉन में KO। उस पर KE और KO बराबर होती हैं क्योंकि उधर डेब्ट यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, डेब्ट यूज़ ही नहीं करते तो KE है, तो ये ओवरऑल कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ लीवरेज फर्म, ऐसी फर्म जो कि डेब्ट यूज़ करती है, तो वैल्यू ऑफ लीवरेज फर्म का होता है EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स अपॉन में KE। और लीवरेज फर्म का वैल्यू ऑफ डेब्ट की इंटरेस्ट अपॉन में पोस्ट टैक्स KD। ठीक है, थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर की हम क्या पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए पढ़ते हैं। कहता है कि नेट इनकम अप्रोच इसका एक थ्योरी होता है, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल थ्योरी अप्रोच, MM अप्रोच, और मिल्टन एंड मिलर अप्रोच विद कॉर्पोरेट एंड पर्सनल टैक्स, ट्रेड ऑफ थ्योरी, कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द लीवरेज भी बोल सकते हैं इसे, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, पैकिंग थ्योरी और सिग्नलिंग थ्योरी। ठीक है, ये सब कैपिटल स्ट्रक्चर की जो है थ्योरीज़ हैं।
चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच जो थी वो डोनार्ड ने दी थी, ठीक है जी, NAI अप्रोच। बोथ कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में इंडिपेंडेंट होते हैं। दे रिमेन कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस हाउ मच डेब्ट द फर्म यूज़। ये दोनों कॉन्स्टेंट रहते हैं, कितना भी हम डेब्ट यूज़ कर लें। कहते हैं कि KD लेस देन होता है KE से। एज ए रिजल्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन। तो अगर हमारा KD जो है लेस देन है एज ए रिजल्ट, तो क्या होता है, तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है वो डिक्लाइन हो जाती है और फर्म वैल्यू इंक्रीज हो जाती है विद डेब्ट के साथ। नेट इनकम अप्रोच प्रेजेंट की थी डोनार्ड ने। द थ्योरी सजेस्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। केहो जो है डिक्रीज हो जाती है, केहो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और फर्म की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, विच इज़ मेजर ऑफ केओ मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस कैन बी डन बाई हायर प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट। ये किससे होता है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट यूज़ करते हैं तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाती है और हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमारा डेब्ट जो होता है चीपर होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी, क्योंकि इस पर टैक्स पर डिडक्शन मिलती है। NI अप्रोच में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट वेयर वेट आर द अमाउंट ऑफ कैपिटल राइज बाय द ई सोर्सेज। ये इसका डायग्राम होता है, ठीक है। इसका डायग्राम होता है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा हम डेब्ट यूज़ करते हैं तो होता क्या है, हमारी जो KO होती है, ये जो WAC लिख रही है ये है KO क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि डेब्ट की हमने क्या कर दिया, अमाउंट इंक्रीज़ कर दी। ये क्या होती है, ये रिलेवेंट होती है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू NI अप्रोच चेंज इन द फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ द फर्म विल लीड टू कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द KO। फाइनेंशियल लीवरेज में जब चेंज होता है फर्म का तो KO में चेंज हो जाता है, एंड ऑल्सो वैल्यू ऑफ द कंपनी की वैल्यू में भी। NI अप्रोच सजेस्ट करती है इंक्रीज इन लीवरेज। अगर लीवरेज में इंक्रीज़ होता है तो WACC क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड इफ़ देयर इज़ डिक्रीज इन लीवरेज, अब बताता है कि अगर हमने डेब्ट कम यूज़ किया तो क्या होगा, WACC इंक्रीज़ हो जाएगी, KO बढ़ने लगेगी और वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए पढ़ते हैं। NI अप्रोच मेक सर्टेन अजम्पशंस। इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। इंक्रीज इन डेब्ट विल नॉट इफेक्ट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर हम डेब्ट को इंक्रीज़ करते हैं तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लेवल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेकंड पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज़ लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट होता है वो लेस देन होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। देयर इज नो टैक्स लीव्स, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। एज और इन केस ऑफ NI अप्रोच विद इंक्रीज इन डेब्ट पोर्शन टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी इंक्रीज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज। तो क्या हुई, ये रिलेवेंट हुई, ठीक है। NOI अप्रोच नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये एक ऐसी अप्रोच होती है जो किसने दी थी, डोनार्ड ने दी थी। ये टोटली डिफरेंट है किससे, NI अप्रोच से। ऑल्सो फेमस एज ट्रेडिशनल अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच सजेस्ट करती है चेंज इन डेब्ट ऑफ द फर्म कंपनी में चेंज इन द लीवरेज फेल टू इफेक्ट द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। कहते हैं कि जब हम डेब्ट में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, इससे हमारी जो वैल्यू है फर्म की वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, फेल हो जाती है ये इफेक्ट करने में। एज पर दिस अप्रोच WACC एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आर इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस फाइनेंशियल लीवरेज ऑफ द कंपनी। एज पर दिस अप्रोच द मार्केट वैल्यूज डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग इनकम and associated business risk of the firm. Both these factors cannot be impacted by financial leverage. Financial leverage can only impact the share of income earned by debt holders, equity holders, but cannot impact the operating income of the firms. ऑपरेटिंग इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं डालता अगर हम जो है डेप्ट वगैरह यूज़ करते हैं तो। चेंज इन डेप्ट एंड इक्विटी रेशियो कैन नॉट मेक एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फर्म्स। कहता है कि हम कितना भी डेप्ट वगैरह यूज़ कर लें, हमारी जो इक्विटी, हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। इट इज़ फर्दर से, और ये और कुछ कहता है, विद इंक्रीज इन डेप्ट
अगर हम डेप्ट इंक्रीज़ करते हैं ऑफ द कंपनी इज़ फेस हायर रिस्क, ज़्यादा डेप्ट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा रिस्क हो जा। तो क्या होता है, इक्विटी से जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं मोर रिटर्न, जिससे हमारी क्या होती है, KE बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी क्या सजेशंस थी वो पढ़ लेते हैं। कहता है ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट रिमेन कांस्टेंट रेस्पेक्ट ऑफ डिग्री ऑफ लीवरेज। जो हमारी KO है ना वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। हम कितना भी डिग्री ऑफ लीवरेज यूज़ करें KO सब हमेशा सेम रहेगी। ठीक है जी। तो EBIT अपॉन में ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट। वैल्यू ऑफ इक्विटी इज़ डिफरेंस बिटवीन टोटल फर्म वैल्यू लेस वैल्यू ऑफ डेप्ट। पर वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होती है, फर्म की जो वैल्यू है उसमें से डेप्ट को माइनस कर दें तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाती है। उसके बाद पढ़ते हैं KO रिमेन कांस्टेंट विद इंक्रीज इन डेप्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज। एन इंक्रीज इन डेप्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर रिजल्ट इन इंक्रीज रिस्क ऑफ शेयर होल्डर। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो हायर रिटर्न की एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए KE बढ़ जाती है। ये है इसका डायग्राम्स। इधर है डिग्री ऑफ लीवरेज, इधर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, डिग्री ऑफ लीवरेज का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट यूज़ करेंगे। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि रिस्क बढ़ जाएगा। तो जो इक्विटी के शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रोवाइड किया जाए, रिटर्न प्रोवाइड किया जाए। इसीलिए KE बढ़ जाएगी और जो KO है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। KD भी सेम रहेगी। जैसे जैसे KD हम ज़्यादा यूज़ करेंगे हमारी ये वाली बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, चलिए पढ़ते हैं। एज एब्जॉर्ब इन केस ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच विद इंक्रीज इन डेप्ट पोर्शन टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन अनचेंज। हम जैसे ही डेप्ट यूज़ करते हैं NY अप्रोच में, हमारी जो फर्म की वैल्यू है वो अनचेंज रहेगी, बट KE बढ़ जाएगी तो क्या हुई, इरेलेवेंट। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ये ट्रेडिशनल अप्रोच कैपिटल जो स्ट्रक्चर की एडवोकेट करती है, देयर इज़ ए राइट कम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर्स। ये राइट कम्बिनेशन बताती है कि हमने इतना डेप्ट रखना है, इतना इक्विटी रखना है, एट विच द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम। जिससे कि ऐसा हमने मिक्स रखना चाहिए डेप्ट इक्विटी का, जिससे कि हमारी मार्केट वैल्यू मैक्सिमम हो। एज पर दिस अप्रोच डेप्ट शुड एग्जिट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर्स ओनली अप टू स्पेसिफिक पॉइंट्स। जो डेप्ट है वो भी एक स्पेसिफिक पॉइंट तक ही रखना है। अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, फर्म की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बियॉन्ड विच एनी इंक्रीज इन लीवरेज will result in reduction in the value of the firm. It means there is a existing optimum value of debt and equity ratio at which WACC मतलब KO is the lowest. KO कम हो, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा हो, और जिस डेप्ट एंड इक्विटी का ऐसा मिक्सचर होना चाहिए। वंस द फर्म अक्रॉस द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द डेप्ट एंड इक्विटी रेशियो, अगर एक फर्म ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट रेशियो से ज़्यादा जाती है, क्रॉस करती है उसको, तो क्या होता है, KO बढ़ने लगती है। ठीक है, वैल्यू डिक्रीज होने लगती है फर्म की। ठीक है, इंक्रीज इन WCO, मार्केट वैल्यू जो है डाउनवर्ड हो जाती है अगर वो ऑप्टिमम से ज़्यादा यूज़ करने लगती है तो। ट्रेडिशनल अप्रोच दिसो स्टैंड इन मिडवे, NI एंड NOI की क्या है, बीच का है। दिस ट्रेडिशनल थ्योरी वॉज एडवोकेट बाई, किसने एक्सपर्ट की थी, एक्सपर्ट था इज़्डा। ठीक है, इज़्डा सोलोमन या फ्रेड वर्सन, इन्होंने दी थी ये। इसकी क्या सब्सटेंस थी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट रिमेन कांस्टेंट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डेप्ट पर वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा फॉर ए सर्टेन पीरियड, देयर आफ्टर विद एन इंक्रीज इन लीवरेज इट इंक्रीज। अगर हम लीवरेज ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे ऑप्टिमम से तो क्या हो गया, ये इंक्रीज़ हो जाएगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर रिमेन कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट रहता है, और इंक्रीज़ अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे डेप्ट पर तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगा, तो इसीलिए क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, WACC फर्स्ट डिक्रीज, पहले तो KO डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे जैसे हम डेप्ट को ज़्यादा यूज़ करेंगे डिक्रीज़ हो जाएगी KO, बट हम ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा क्रॉस कर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट यूज़ करने ही लगेंगे तो क्या होगा, हमारी KO जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि KE भी इंक्रीज़ हो जाएगी। लोएस्ट पॉइंट ऑन द कर्व इज़ द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर्स, जो इसका लोएस्ट पॉइंट होता है। ठीक है जी, जिधर हमारा
डेब्ट और इक्विटी का मिक्सअप जो होता है मैक्स से मतलब ऑप्टिमम होता है, उधर हमारा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। यह होता है इसका डायग्राम। चलिए पढ़ते हैं नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सबसे पहले हमने यहाँ कैपिटल की कॉस्ट ली है, डिग्री ऑफ लीवरेज लिया है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है NI अप्रोच की। NI अप्रोच है इधर, ये कम हो रहा है कि ये थोड़ा कांस्टेंट सा है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट सा है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये है कि अगर हम इससे ज़्यादा, ये इधर भी कम ही हो रहा है थोड़ा, यहाँ से ये जो है ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी एंड KO, एक ऐसा पॉइंट्स है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर क्या है, हम मिनिमम है, हमारी जो KO है वो मिनिमम है, ठीक है। इससे ज़्यादा हमारी KO कम नहीं हो सकती, KO मिनिमम है और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, मैक्सिमम है। अगर हम इस ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा जाएंगे तो हमारा सारा कुछ ऊपर जाके बढ़ने लगेगा, ठीक है। ये है ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स। इस पर हमारी KE भी बढ़ जाएगी, अगर हम ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा जाते हैं तो KO भी बढ़ जाती है और डेब्ट का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच क्या कहती है, ये 1950 में आई थी। फंडामेंटल ऑफ मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच रिसेंबल दैट नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। मोदी गिलानी एंड मिलर एडवोकेट द कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस थ्योरी। क्या बताते हैं, इररिलेवेंस बताते हैं। दिस सजेस्ट दैट द वैल्यू ऑफ द फर्म इज इररिलेवेंट टू द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ए फर्म हाईली लीवरेज हैज़ लोअर डेब्ट component in financing mix is it has no bearing on the value of the firm। कहता है कि अब वो कम रखें डेब्ट या फिर ज़्यादा रखें, हमारी जो वैल्यू है फर्म की उस पर कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। ये इस तरह बताते हैं। इसका कुछ इस तरह डायग्राम था। जो अप्रोच थी, सेकेंड प्रोपोजिशन जो इसकी, कंटिन्यू टू प्रेडिकेट द रिटर्न ऑन पैकेज ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी डज नॉट चेंज, ठीक है जी। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज एज द फर्म डेब्ट इक्विटी रेशो इंक्रीज। ये कुछ इस तरह बताते हैं। ये एक फर्म की है, ये दूसरी फर्म की है, ठीक है। ये तो है, ये दो फर्म होती हैं, इसमें एक लीवरेज होती है, एक अनलीवरेज होती है, ठीक है। तो जो लीवरेज ये तो हो गई, ये अनलीवरेज हो गई, ये लीवरेज हो गई। इन दोनों की कॉस्ट में क्या डिफरेंस, ये टैक्स शील्ड का डिफरेंस है, ठीक है। तो जिस तरह इसमें होता है, मतलब जो हमारी लीवरेज फर्म हो जाती है उसको क्या हो जाता है, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, इसके कारण उसकी कॉस्ट जो है कम आती है, ठीक है जी। और इसमें जो उसका था, इसमें ये वाला था, इसकी जो कॉस्ट है कुछ ऐसे इसमें डायग्राम होता है। ये जो हमारी KO होती है वो सेम होती है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच में, क्योंकि ये आर्बिट्रीज जो है प्रोसेस, जो है आर्बिट्रीज प्रोसेसेस वो यूज़ करता है, ठीक है। अजम्पशंस क्या हैं इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी जाती हैं कि क्या अजम्पशंस हैं। ये कहता है कि जो देयर इज़ नो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज़ एज वेल एज बैंक्रप्टी कॉस्ट इज निल, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है। सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, सबको सब कुछ पता है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज़ द सेम एज फॉर इन्वेस्टर एज वेल एज कंपनी, जो कंपनीज के लिए हैं वही इन्वेस्टर्स के लिए हैं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स। डेट फाइनेंसिंग डज नॉट इफेक्ट द कंपनी EBIT, जो डेट फाइनेंसिंग है वो EBIT को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है जी। और कहता है कि कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, इन्वेस्टर्स जो है वो रैशनल बिहेव करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स को फुल नॉलेज होती है, इन्वेस्टर्स हैज़ द कंप्लीट एंड फ्री एक्सेस इन ऑल इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी आर इनडेफिनेटली डिविजल्स, investors can take loan on the same conditions on which the firm can take loan। जिस कंडीशन पर फर्म लोन लेती है उसी कंडीशन पर इन्वेस्टर भी लोन ले लेते हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स कंसर्निंग नेट ऑपरेटिंग इनकम एज सिमिलर फॉर फ्यूचर्स, एक्सपेक्टेशन जो है इन्वेस्टर्स की वो सेम रहेंगी इन फ्यूचर में भी। ऑल कंसर्न्स हैव बीन ग्रुप्ड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेस ऑफ अर्निंग, जितने भी कंसर्न्स होते हैं उन सबको ग्रुप किया गया है, किसके बेस पर, अर्निंग के बेस पर। द लेवल ऑफ द रिस्क इज सेम इन ऑल द कंसर्न विद इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है जी। देयर इज ए नो प्रोविजन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता है। फर्म डिस्ट्रीब्यूट करती है टोटल प्रॉफिट को अमॉन्ग इट्स शेयर होल्डर्स के लिए। डिविडेंड पे आउट रेशियो इजकल टू 100%, मतलब जो भी कुछ कमाती है सबको वो
बांट देती है। देयर इज़ ए कैपिटलाइजेशन रेट फॉर इन्वेस्टमेंट इन ए फर्म्स। ठीक है जी, ये सब क्या है, इसकी अजम्पशंस हैं। कुछ मैंने आपको बोल कर बताई, कुछ लिखी हुई है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच टू प्रोपोजिशन विदाउट टैक्स। अगर टैक्स नहीं हो तो क्या उसकी प्रोपोजिशन है। कहते हैं कि प्रोपोजिशन नंबर 1 कहती है विद द अबव अजम्पशंस नो टैक्स। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है डज नॉट इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है वो फर्म की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता है। इन द अदर वर्ड लीवरेज द कंपनी डज नॉट इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। अगर कोई लीवरेज कंपनी है, मतलब कि वो डेप्ट यूज कर रही है, तो मार्केट वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगी। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट डेप्ट होल्डर इन द कंपनी एंड इक्विटी होल्डर है द सेम प्रायोरिटी। जो डेप्ट होल्डर की प्रायोरिटी है वही ही इक्विटी होल्डर की भी प्रायोरिटी है। ठीक है जी। अर्निंग आर स्प्लिट इक्वली अमोंग दैम। कह रहे कि वैल्यू ऑफ लीवरेज फर्म इजकल टू वैल्यू ऑफ अनलीवरेज फर्म, दोनों की बराबर रहेगी अगर क्या है, विदाउट टैक्स है। प्रोपोजिशन 2 कहती है इट से दैट फाइनेंशियल लीवरेज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विद एन इंक्रीज इन डेप्ट कंपोनेंट। अगर हम डेप्ट कंपोनेंट को इंक्रीज करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर परसीव हायर रिस्क। उनको लगता है कि हायर रिस्क है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इसीलिए क्या करते हैं, वो ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं। देर बाई इससे क्या होता है कि ही बढ़ने लगती है। एक ये बताता है जो सेकंड प्रपोजिशन है, अज्यूम करता है कि डेप्ट शेयर होल्डर्स हैव अपर हैंड एज पर एज क्लेम ऑन अर्निंग इज कंसर्न। तो इसमें बताता है कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट रिड्यूस होता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने लगती है। ठीक है। पहले वाला क्या बताता था कि हमारी जो कि लीवरेज है, वैल्यू ऑफ द लीवरेज फर्म एंड वैल्यू ऑफ अनलीवरेज फर्म दोनों की बराबर होती है। दूसरा बताता है कि अगर हम ज़्यादा डेप्ट यूज़ करेंगे तो हमारी जो केई है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न की डिमांड करते हैं। कहते हैं कि गिवन द अबव अजम्पशंस द मेन कंट्रीब्यूशन MM हाइपोथेसिस बिहेवियरल जस्टिफिकेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ इररिलेवेंस कैपिटल स्ट्रक्चर्स। इररिलेवेंस क्यों है, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फर्म पर कोई इफेक्ट नहीं आया। बिहेवियरली एक्सप्लेन इज दैन इन द आर्बिट्री प्रोसेस, क्योंकि आर्बिट्री प्रोसेस को यूज़ करता है। NOI अप्रोच डिड नॉट एक्सप्लेन द आर्बिट्री प्रोसेस। जो NOI अप्रोच था वो उसको बताता नहीं था। MM इसको यूज़ करता है। अजम्पशंस टू कंपनीज विच आर आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट, जो कि दो कंपनी हैं जो आइडेंटिकल हैं, सेम है एवरी एस्पेक्ट में, एक्सेप्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव आइडेंटिकल वैल्यू। इट दैट इज दिस इज इंश्योर द आर्बिट्रेज प्रोसेस। ठीक है जी, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम पर अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जो कम वैल्यू वाली कंपनी है उसमें उसकी वैल्यू, उसकी कम जो भी उसकी सिक्योरिटीज़ हैं उनको सेल कर दिया जाएगा, ज़्यादा वाली वैल्यू वाली कंपनी में आ जाएंगे। ठीक है, तो उसकी ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, इसके कारण वो रेट कम कर देगी। रेट कम कर देगी तो दूसरी वाली सी बढ़ा देगी। इस तरह वो आर्बिट्री प्रोसेस चलती है, दोनों अपने आप इक्विलिब्रियम पर आ जाती हैं। ठीक है। Except the capital structure must have identical value. This is ensure the arbitrary process not बताता है। Personal leverage ensure the same return is earned at the same level of risk। कहते हैं कि same level of risk पर same return जो है earn करता है। Factors that company is levered, जो leverage कंपनी है, unleveraged कंपनी है, investors sell the share of company which is overpriced। कहते हैं कि अगर कोई लीवरेज कंपनी है, एक अनलीवरेज कंपनी है, इन्वेस्टर्स सेल कर देते हैं शेयर्स ऑफ कंपनी की, उस कंपनी के शेयर्स को विच इज़ ओवर प्राइस, जिसका ज़्यादा प्राइस है उसको सेल कर देंगे। इंसिडेंट बाइंग द शेयर ऑफ द कंपनी विच इज़ द अंडर प्राइस, जिनके अंडर प्राइस है उसको खरीद लेते हैं। दिस आर्बिट्री प्रोसेस, ये आर्बिट्री प्रोसेस है और ये कंटिन्यू चलती रहती है अंटिल द वैल्यू ऑफ टू कंपनीज बिकम आइडेंटिकल। ये कह रहे हैं कि जो टू कंपनीज़ की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं हो जाती एंड बिकम इक्वल। इन जनरल लीवरेज कंपनी में हैव हायर मार्केट वैल्यू, जो लीवरेज कंपनी होती हैं उनकी ज़्यादा मार्केट वैल्यू होती है। सिंस इस अवर प्राइस द आर्बिट्री प्रोसेस विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ लीवरेज कंपनी, तो उसकी जो आर्बिट्री प्रोसेस है वो लीवरेज कंपनी के प्राइस को कम कर देता है। एट द सेम टाइम इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अनलीवरेज कंपनी, अनलीवरेज कंपनी की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, क्योंकि वो उसको सेल कर देते हैं, उसमें परचेज़ कर लेते हैं, उसमें परचेज़ करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। प्रोपोजिशन नंबर 3 क्या कहती है, कह रहे कि तो दिस प्रोपोजिशन प्रोवाइड द रूल फॉर ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग डिस्काउंट रेट टू बी यूज फॉर इवेल्युएट द प्रोजेक्ट।
हमने क्या करना है, कौन से वाले प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करें, इसके लिए हम उसको एनालिसिस करते हैं। इसके लिए हमें डिसीजन लेना होता है। डिसीजन के लिए हम डिस्काउंट रेट यूज़ करते हैं। विल के ओ क्या है, कितनी है, उसको देखते हैं। विल बी कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाई टाइप ऑफ सिक्योरिटी यूज टू द फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू ज़्यादा है। वैल्यू का फॉर्मूला है EBIT अपॉन KO, ठीक है। ड्यू टू द आर्बिट्रेज प्रोसेस अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अनलीवरेज फर्म। सिंस द EBIT एंड जो वैल्यू है सेम रहेगी, लीवरेज फर्म की भी और अनलीवरेज फर्म की भी, ठीक है। मोदी-गिलानियन मिरर अप्रोच, प्रपोजिशन विद टैक्स। अब तक हमने विदाउट टैक्स पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम टैक्स। ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ लीवरेज भी इसे कहते हैं। मोदी-गिलानियन मिरर अप्रोच assume that there is a no tax, but in the real world this is far from the truth। ये ट्रूथ से दूर है। टैक्स तो लगता ही लगता है मोस्ट कंट्री, if not all, tax a company। This theory recognize the tax benefit accrued by the interest payment। Interest paid on the borrow fund is tax deductible। कह रहे हैं कि जो भी हम बोरो करते हैं उस फंड्स पर हमें टैक्स देना होता है, उस पर हमें टैक्स डिडक्शंस मिलती हैं। However, the same is not the case with dividend paid on equity। To put it on the other words, the actual cost of debt is less than the nominal cost of debt। कह रहा है कि जो actual cost of debt होती है वो लेस होती है nominal cost of debt से, because tax benefit, हमें टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, जो कि डेब्ट पे दिए जाने वाले इंटरेस्ट में डिडक्शन मिलती हैं, इसीलिए हमें टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। ट्रेड ऑफ थ्योरी एडवोकेट करती है दैट ए कंपनी कैन कैपिटलाइज रिक्वायरमेंट विद द डेब्ट एज लॉन्ग as the cost of this interest, the cost of bankruptcy exceeding the value of tax benefit, increase the debt until the। ये बताता है कि मोदी-गिलानियन मिरर अप्रोच बताती है प्रपोजिशन विद टैक्स की टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है लीवरेज कंपनी को, इसीलिए उसकी वैल्यू कम हो जाती, वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है। दिस अप्रोच कॉर्पोरेट टैक्स डज एक्नॉलेज टैक्स सेविंग, दिस इन्फर चेंज इन द डेब्ट इक्विटी रेशियो इफेक्ट ऑन KO। अगर हम डेब्ट इक्विटी रेशियो का चेंज करेंगे तो उससे KO पर इफेक्ट होता है। दिस मीन हायर द डेब्ट लोअर इज KO। अगर हम ज़्यादा डेब्ट यूज़ करते हैं तो हमारी KO कम आती है, ठीक है। मोदी-गिलानियन मिरर अप्रोच इज़ वन मॉडर्न अप्रोच है। ये दूसरी अप्रोच है ना उनकी मोदी-गिलानियन मिरर की, तो ये मॉडर्न अप्रोच है। ये कहता है कि जो वैल्यू ऑफ लीवरेज फर्म है वो इक्वल टू होती है वैल्यू ऑफ अनलीवरेज फर्म प्लस टैक्स सील्ड ऑन द डेब्ट। It assumes that firm will borrow the same amount of debt in the perpetuity and will always be able to use the tax seals। उसको क्या मिलेगी, टैक्स सील मिलेगी। Also it ignore the bankruptcy agency costs को ये इग्नोर करती है। higher the amount of debt, higher the value of the firms। Miller approach with corporate and personal tax, ये तो था only tax, अब है corporate and personal tax के लिए। To estimate optimum capital structures, both corporate and personal tax paid on operating income should be minimized। क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए। पर्सनल टैक्स इज डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन, पर्सनल टैक्स डिटरमाइन करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना स्टेटस होता है, उसके बेस पर ही टैक्स लगता है। एंड दैट द कैपिटल गेन आर ओनली टैक्सड व्हेन द शेयर आर सोल्ड। कह रहे कि मैंटोन मिलर ऐप प्रपोज करता है द ओरिजिनल जो उसकी 1 थी इन द वर्ल्ड विद द बोथ कॉर्पोरेट एंड पर्सनल टैक्स, बिकॉज ही हैज़ द पर्सनल टैक्स रेट ऑन इक्विटी बिकम इज 0। पर्सनल टैक्स को मान लिया उसने 0, ठीक है। जो प्रपोजिशन 1 थी वो क्या कहती थी, हमने प्रपोजिशन 1 पढ़ी, वो कहती क्या थी, ये था उसका, ये कहता था कि दोनों की वैल्यू बराबर होगी, बट उन्होंने इस गलती को उस वाले में सुधार दिया, ठीक है। उन्होंने इसमें क्या किया, इस गलती को सुधार दिया, क्योंकि उसको पता चल गया कि हाँ भाई अलग अलग होगी, क्योंकि उसको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। इसने पर्सनल टैक्स को क्या मान लिया, 0 मान लिया। कंपनी विल इशू अप टू ए पॉइंट एट विच द टैक्स बैंकेट एंड द मार्जिनल बॉन्ड होल्डर जस्ट इक्वल द कॉर्पोरेट टैक्स रेट। चलिए पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ लीवरेज फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवरेज फर्म प्लस TD, ठीक है जी। TD प्रेजेंट वैल्यू विद ओनली कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि पर्सनल टैक्स को तो 0 मान लिया और कॉर्पोरेट टैक्स, अब कॉर्पोरेट टैक्स के साथ बात होगी। अब एक बार मैं इसको ये पढ़ा देती हूँ आपको। कहता है कि जो TP है पर्सनल टैक्स रेट ऑन इक्विटी इनकम,
क्या है, TPE, पर्सनल टैक्स रेट, पर्सनल टैक्स रेट ऑन इक्विटी। P से पर्सनल, E से इक्विटी, T से टैक्स, इजकल टू डिविडेंड टैक्स रेट। किसके पर्सनल टैक्स रेट ऑन इक्विटी इजकल टू डिविडेंड टैक्स रेट, ये है 0, क्या है 0 है। उसके बाद है TC, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इजकल टू TPD, पर्सनल टैक्स रेट ऑन डेब्ट इनकम, दोनों बराबर हैं। TC किसके बराबर है, TPD के, और TP किसके बराबर है, 0 के। ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं विद द पर्सनल टैक्स। कहता है कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, मतलब पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्स में D, ठीक है, डिविडेंड्स 1 माइनस TC, ठीक है, और दूसरा वाला इसका इनटू में ही है 1 माइनस TPE, ठीक है, ठीक है जी, और अपॉन में है 1 माइनस TPD। अब जो ये है, ये वाला है TPE, ये है 0, तो 1 माइनस 0, ओनली 1 बच गया इसमें, ये दोनों आपस में बराबर हैं। TC किसके बराबर है, TPD के, दोनों कट हो गए, इधर बच गया 1, तो 1 माइनस 1 इजकल टू 0, ठीक है, 1 माइनस 1 इजकल टू 0 बचा ये, तो ये आ गया ये, ठीक है जी। ये इसको और पढ़ लेते हैं ऊपर। एट दिस पॉइंट देयर विल बी नो नेट टैक्स एडवांटेज टू ए कंपनी बाई इशूइंग द एडिशनल डेब्ट। इट इज़ नाउ वाइडली एक्सेप्ट दैट इफेक्ट ऑफ पर्सनल टैक्स इज लोअर देन द estimate of interest tax yield. As per MM approach, the original MM approach 1 hold true, the value of leverage firm is equal। दोबारा भी कहते हैं कि वैल्यू ऑफ लीवरेज फर्म इक्वल होती है वैल्यू ऑफ अनलीवरेज फर्म के, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स के साथ तो हम बात कर सकते हैं, बट पर्सनल टैक्स को हम कैसे निकालेंगे। पर्सनल टैक्स को उसने 0 मान लिया था और TC और TPD मान लिए थे बराबर, तो एक दूसरे से कट गए थे, वैल्यू जब भी उसकी 1 ही आ गई थी। ट्रेड ऑफ थ्योरी पढ़ते हैं। ट्रेड ऑफ थ्योरी बहुत ही अच्छी है। कहते हैं कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज ए फंक्शंस, इसमें क्या क्या ये कंसीडर करती है। कहते हैं कि एजेंसी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डेब्ट से एजेंसी कॉस्ट रिलेटेड होती है, उसको कंसीडर करती है, ठीक है। उसके बाद होता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और इंटरेस्ट टैक्स सील्स, वैल्यू ऑफ लीवरेज फर्म इजकल टू वैल्यू ऑफ अनलीवरेज फर्म प्लस क्या, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सील माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट, bankruptcy cost not, higher the amount of debt, higher the agency and bankruptcy cost and financial distress। ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एजेंसी कॉस्ट आएगी, बैंक्रप्टी कॉस्ट आएगी और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट आएगी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी किसने दी थी, डोनाल्डसन ने दी थी, ठीक है जी। ऑफ ऑर्डर ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स इन विच दे आर यूज फॉर फाइनेंसिंग। कहते हैं कि ये जो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है ये प्रेफर करती है कि बिजनेस ने पहले सबसे पहले कौन सा जो भी फंड है वो यूज़ करना है। पहले उसने रिटेन अर्निंग यूज़ करनी है जो उसके पास पहले से पड़ी हुई है, फिर उसके बाद डेब्ट, उसके बाद एक्सटर्नल इक्विटी। द अनाउंसमेंट ऑफ शेयर इशू रिड्यूस द शेयर प्राइस। अगर कोई कंपनी स्टार्टिंग में उसने फंड की नीड हुई और उसने क्या किया, शेयर इशू कर दिए, तो वो मार्केट वैल्यू जो शेयर्स की है उस पर नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, शेयर का जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर फर्म प्रेफर करती है इंटरनल फाइनेंस सिंस फंड कैन बी राइज विदाउट स्पेंडिंग एडवर्स सिग्नल्स, अगर वो रिटेन अर्निंग यूज़ करती है तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं जाएगा। उसके बाद फोर्थ है इफ़ एक्सटर्नल फाइनेंस इज रिक्वायर बाई इशूइंग डेब्ट फर्स्ट एंड इक्विटी इज लास्ट। तो पहले इक्विटी डेब्ट में यूज़ करना है, लास्ट में इक्विटी यूज़ करना है। द मोस्ट प्रॉफिटेबल फर्म बोरो करती हैं लेस, नॉट बिकॉज दे हैव लोअरेस्ट टारगेट डेब्ट, बिकॉज दे डोंट नीड द एक्सटर्नल फाइनेंस। जो भी फर्म होती हैं वो मोस्ट प्रॉफिटेबल फर्म बोरो करती हैं लेस, क्योंकि उन पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हैं, मतलब कि कह रहे कि मोस्ट प्रॉफिटेबल फर्म बोरो लेस बिकॉज दे हैव द लोअर टारगेट डेब्ट, बिकॉज दे डोंट नीड द एक्सटर्नल फाइनेंस, उनको एक्सटर्नल फाइनेंस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है जी। उसके बाद पढ़ते हैं सिग्नलिंग थ्योरी। सिग्नलिंग थ्योरी एक सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन थ्योरी है, ये मेयर्स ने दी थी। सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मैनेजर है बेटर इंफॉर्मेशन दैन इन्वेस्टर्स। इशू ऑफ इक्विटी कन्वे द सिग्नल द कंपनी प्रोस्पेक्ट आर गुड्स,
ठीक है जी। कहता है कि जो इक्विटी होता है वो कन्वे करता है सिग्नल्स कि कंपनी का गुड है या बैड है। डेप्ट इज़ जनरली बेटर देन इक्विटी इशू। कहते हैं कि डेप्ट जो है वो बेटर होता है इक्विटी इशू करने से, क्योंकि अगर हम इक्विटी इशू करेंगे तो हमारी कंपनी की ऑनरशिप किसी और के हाथ में चली जाएगी और उसमें टैक्स सील भी नहीं मिलेगी। बट अगर हम डेप्ट यूज़ करते हैं तो हमें टैक्स सील मिल जाती है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। फीचर ऑफ द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर्स। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के फीचर क्या होते हैं? ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हमारी वैल्यू ऑफ द कंपनी मोर हो, KO कम हो, मिनिमम हो। कहते हैं कि रिलेशनशिप डेप्ट एंड इक्विटी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर्स इज मेड इन सच ए मैनर दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स क्या हो, मैक्सिमम हो, और जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमम हो। ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखता है फर्म में, मतलब कि फर्म में स्टेबिलिटी होनी चाहिए फाइनेंस की। अंडर द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर द फाइनेंस मैनेजर डिटरमाइन द प्रोपोर्शन डेप्ट एंड इक्विटी इन सच ए मैनर द फाइनेंशियल रिस्क रिमेन बिलो। कि फाइनेंशियल रिस्क जो है मिनिमम होना चाहिए, ऐसा मिक्स ऑफ होना चाहिए इक्विटी एंड डेप्ट का। एडवांटेज ये है इसका, कह रहे हैं कि लीवरेज ऑफर कॉर्पोरेट टैक्स इज टेकन इनटू अकाउंट इन अचीविंग द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर्स। हमने कॉर्पोरेट टैक्स को ध्यान में रखना होता है जब हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। बोरोइंग हेल्प इन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द कंपनी लीड टुवर्ड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रीच इट्स मिनिमम, कि वो जो होता है मिनिमम होता है। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर मैक्सिमम होता है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर से हम कह सकते हैं। कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन व्हेन द डिग्री ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज। हु एडवोकेटेड इज, किसने कहा था ये कि हमारी जो KO है वो क्या होता है, KO जो है KO डिक्रीज होने लगती है जब हम किसको यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस को यूज़ करते हैं। तो ये सबसे पहली अप्रोच थी नेट इनकम अप्रोच, उसने कहा था। इन केस द प्रोजेक्ट आर डिविजिबल अंडर द कैपिटल राशनिंग इन अप्रोप्रिएट। तो हमने कौन सा मेथड जो है यूज़ करना है कैपिटल राशनिंग में? हमने यूज़ करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, ठीक है, PI मेथड। उसके बाद पढ़ते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द अजम्पशन ऑफ मोदी-ग्लानी मिरर। परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, इक्विवेलेंट रिस्क है, डिविडेंड, यूनिटी ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशो, एब्सेंस ऑफ टैक्स। यूनिटी नहीं है, 100% है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ फॉर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैपम असेस प्राइसिंग मॉडल। मोस्ट कॉमन अप्रोच फॉर एनालाइजिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म इज। मोस्ट कॉमन अप्रोच एनालाइजिंग करने के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर को, कैश फ्लो एनालिसिस। पढ़ते हैं द थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स इन विच द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन कॉन्स्टेंट एज द फाइनेंस लीवरेज चेंज। ऐसी कौन सी अप्रोच होती है जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में वेटेड एवरेज कॉस्ट मतलब KO क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, और वैल्यू ऑफ द फर्म जो है कांस्टेंट रहती है, वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है। ऐसी कौन सी अप्रोच होती है, ठीक है, ये बताना है। उसके बाद कहता है कि वैल्यू ऑफ द गियर्ड कंपनी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन अनगियर्ड कंपनी। जो वैल्यू ऑफ गियर्ड कंपनी की ऑलवेज ग्रेटर होती है अनगियर्ड कंपनी की विद सिमिलर बिजनेसेस, बट ओनली द अमाउंट ऑफ डेप्ट एसोसिएटेड टैक्स सेविंग ऑफ द गियर्ड कंपनी। ट्रेडिशनल अप्रोच इसका बता रखा है, मतलब इसका मैचिंग करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर एज मिनिमम द फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल देयर बाई मैक्सिमम द वैल्यू ऑफ द फर्म। मतलब हमारी जो KO होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, और जो मैक्सिमम होता है हमारी वैल्यू। ये कौन सी अप्रोच होती है? शेयर प्राइस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिग्री ऑफ फाइनेंस लीवरेज। शेयर प्राइस क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं इसका क्या आंसर है। पहला वाला कहता है कि हमारी जो KO है और जो जो वैल्यू है वो दोनों सेम रहती हैं। ऐसी कौन सी अप्रोच हमने पढ़ी थी, ठीक है जी, ऐसी हमने कौन सी अप्रोच पढ़ी थी। KO हमारी ऐसे होती है, ऐसे। ये किस में पढ़ा था हमने, मोदी-ग्लानी मिरर में अप्रोच पढ़ा था, क्योंकि वो बताता है कि आर्बिट्री प्रोसेस होती है। दूसरा बताता है कि जो गियर्ड कंपनी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होती है अनगियर्ड कंपनी से, क्योंकि उससे टैक्स सील मिल जाती है, ठीक है। ये हमने किस में पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था इसका
नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, ठीक है जी, इसमें पढ़ा था। एक मिनट, वो आंसर है जो वो कुछ इस तरह दे रखा है जैसे कि हमारा ये 1 है एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। एसेट्स प्राइसिंग मॉडल का है डी। डी इसमें क्या होता है कि शेयर प्राइस जो है इंडिपेंडेंट होता है फाइनेंशियल लीवरेज के। ठीक है, 1 का है डी। उसके बाद है सेकंड का क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच। सेकंड इसका है सी। ये बताता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो केओ जो होती है मिनिमम होती है और मैक्सिमम होती है वैल्यू ऑफ द फर्म्स, ट्रेडिशनल थ्योरी। उसके बाद बताता है थर्ड का है ए। थर्ड का है ए क्या बताता है, NOI अप्रोच थर्ड है, इसका ए है कि इस दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होता है जो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट दोनों कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद शेयर प्राइस इन। उसके बाद पढ़ते हैं फोर्थ का है मोदी गिलानी मेरर कॉर्पोरेशंस विद कॉर्पोरेट टैक्स। इसका है बी कि जो दोनों का टैक्स बेनिफिट उससे मिल जाता है। इसके कारण कुछ इस तरह है, इसका आंसर आप और पढ़ लेना ढंग से। अब हम पढ़ते हैं EBIT एंड EPS एनालिसिस गिवन ए साइंटिफिक वेज फॉर द कंपैरिजन अमॉन्ग वेरियस फाइनेंशियल प्लान्स। हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे प्लान्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम मैच करते हैं और देखते हैं कि किसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो मैक्सिमम है। ठीक है जी, कितनी EBIT चाहिए जिससे कि हमारी जो अर्निंग पर शेयर हो मैक्सिमम हो, और जिसकी मैक्सिमम होती है उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज़ किसी और को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। चलिए और पढ़ते हैं क्या कहता है ये। फाइनेंशियल प्लान सो द मैक्सिमम EPS EBIT and EPS analysis may be defined as a tool of financial planning and evaluate the various alternative of financial project को जो भी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट होते हैं उनको क्या करता है, ये एवेल्यूएट करता है अंडर वेरिंग लेवल ऑफ EBIT सजेस्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव highest EPS determine the most profitable level of EBIT. Advantage EBIT and EPS analysis. We have seen that EBIT and EPS analysis examine the effect of financial leverage on the behavior of EPS under the various finance plan with varying level of EBIT. ठीक है जी, ये बताता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ EPS बताता है किस प्लान की जो EPS है वो हाईएस्ट है। It help a firm in determine the optimum financial planning with highest EPS. ठीक है जी, financial planning use the EPS EBIT analysis is indispensable for determining the source of funds. In case financial planning the object of firm lie a maximum EPS, इसमें क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन EPS होना चाहिए। EBIT एंड EPS एनालिसिस जो होता है इवेल्यूएट करता है डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को डिफरेंट EBIT लेवल पर, जिस पर हमारी EPS जो होती है मैक्सिमम होती है। कंपैरेटिव एनालिसिस EBIT एंड EBS एनालिसिस ऑलवेज यूजफुल इन इवेल्यूएटिंग द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ डिपेंडेंट प्रोडक्ट लाइन एंड मार्केट। इट आइडेंटिफाई द EBIT अर्न बाई these different department product lie and from various market which is helpful in the financing planning thinking with according profitability and also assess the risk associated with each other. ये कहता है कि जो EBIT और EPS होता है ये कंपेयर करने में हेल्प करता है कि कौन से प्रोजेक्ट में ज़्यादा हमारा प्रॉफिट है, ज़्यादा रिस्क किसमें है, किसकी ये कम है, किसकी ज़्यादा है, किसकी EPS ज़्यादा है। इसमें मोस्टली EPS से देखते हैं कि किसकी ऐप जो EPS है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। दीज एनालिसिस इज यूजफुल होता है इन कंपेरेटिव एवेल्यूएशन में और परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ फंड्स। ठीक है जी, इट इवेल्यूएट वेदर इफ फंड ऑब्टेन फ्रॉम ए सोर्स इज यूज इन ए प्रोजेक्ट दैट प्रोड्यूस ए रेट ऑफ रिटर्न हायर देन इट्स कॉस्ट, कि कौन सा जो प्रोजेक्ट है जिसमें अपना उसका रिटर्न हायर होता है उसके कॉस्ट से। डिटरमाइनिंग करता है ऑप्टिमम मिक्स EBIT जो है एडवांटेज है इसका, सिलेक्टिंग करता है ऑप्टिमम मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी बाय एम्फसाइजिंग और रिलेवेंट वैल्यू ऑफ EPS। दिस एनालिसिस डिटरमाइन द ऑप्टिमम मिक्स ऑफ कैपिटल एंड इक्विटी। ठीक है जी, मतलब हायर EPS होना चाहिए, उसको ही हम चूज़ करते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है, फाइनेंशियल मैनेजर आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग द सेंसिटिविटी ऑफ द अर्निंग पर शेयर विद चेंज इन EBIT। कहते हैं कि जब हम EBIT में चेंज हो जाता है तो EPS में कितना चेंज होता है, उसके लिए बहुत जानने के लिए जो मैनेजर्स होते हैं सेंस बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं। दिस इज़ क्लियरली अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ EBIT एनालिसिस, बट
This technique also suffer from certain limitations as also described below. First of all, no considerations for the risk. Leverage increase the level of risk, but this technique ignore the risk factors. ये risk factor को ignore करती है. When a corporation on its borrowed capital earn more than the interest, earn करती है more than interest, it has to pay on debt. Any financial planning can be accept in respect of risk. ये क्या करती है? रिस्क को इग्नोर करती है. कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट देती है. इट गिव द कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट वेयर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फाइनेंसिंग प्लान्स न्यू इक्विटी शेयर्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट्स. न्यू इक्विटी शेयर्स को ध्यान में नहीं रखती है. इवन कंपैरिजन बिटवीन डिफिकल्ट्स इफ द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव इंक्रीज. बहुत सारे अल्टरनेटिव हैं तो क्या होता है, कंपेरिजन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. सम टाइम इट ऑल्सो गिव बहुत ही ख़राब रिजल्ट देती है. ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं कि दीज एनालिसिस कैन नॉट डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्म्स. ओवर कैपिटलाइजेशन को डिटरमाइन नहीं करती है बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट्स. एडिशनल कैपिटल कैन नॉट बी एम्प्लॉय टू प्रोड्यूस ए रिटर्न इन एक्सेस ऑफ द पेमेंट्स. ठीक है जी, मतलब अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल यूज़ करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट आएगा फर्म्स पर. ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि इस पर ये इसको इग्नोर करती है. EBIT क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. EBIT क्या होता है, नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, जो भी हमारा ओपनिंग होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है माइनस क्लोजिंग स्टॉक्स होता है माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, उससे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आता है. EBIT EPS कैसे निकालते हैं, EBIT माइनस में इंटरेस्ट. अगर वो कौन सी है, लीवरेज फर्म है तो 1 माइनस टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड 1 प्लस टैक्स अपॉन में एन. अर्निंग पर शेयर EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. टैक्स से घटा दिया. ठीक है जी, बिफोर, और उसके बाद है ये है डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स. उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एन. ठीक है जी. इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है, इंडिफरेंस पॉइंट होता क्या है, ऑफन कॉल द ब्रेक इवन पॉइंट्स इज हाईली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग बिकॉज एट द EBIT amount in excess of EBIT amount in excess of EBIT in difference level, more heavily leveraged financing plan will generate high EPS. On the other hand, EBIT amount below the EBIT in difference curve point financing plan involve the less leverage. कहते हैं कि अगर किसी की EBIT ज़्यादा है तो वो क्या कर सकता है, कहते हैं कि मोर हैविली लीवरेज फाइनेंस. वो ज़्यादा लीवरेज कब यूज़ कर सकती है, जब उसका EPS ज़्यादा हो, EBIT ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा यूज़ कर सकती है. कहते हैं कि ऑन द अदर हैंड EBIT अमाउंट बिलो द इंडिफरेंस कर्व. अगर इंडिफरेंस कर्व से उसका जो EBIT है वो क्या है, बिलो है, तो उसको कम यूज़ करना चाहिए लीवरेज. ठीक है जी. ये कुछ इस तरह इसका फॉर्मूला होता है. एक ऐसी EBIT लेवल होता है, ये एक ऐसा EBIT लेवल होता है, कहते हैं कि जिस पर उसका मतलब इतना तो होना चाहिए. ठीक है, कहते हैं कि एक ऐसा ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द फर्म, अगर इससे इतनी होनी चाहिए, एक्चुअल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द फर्म इज़ मोर देन दिस लेवल. अगर इस लेवल से ज़्यादा है उसकी ऑपरेटिंग इनकम तो वो लीवरेज यूज़ कर सकती है ज़्यादा. अगर उससे कम है तो वो लीवरेज यूज़ नहीं कर सकती. इसको पढ़ते हैं. अगर कहता है अगर वो लीवरेज फर्म है या फिर अनलीवरेज फर्म है या कैसी भी फर्म है, ठीक है जी, या प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह यूज़ करती है नहीं करती है, जो भी कुछ है, तो EBIT माइनस में इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, EBIT माइनस में इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स और डिविडेंड N1 N2. ठीक है जी. EBIT टैक्स था उसका, EBIT ये टैक्स वाली, ये तो है लीवरेज फर्म, ये है अनलीवरेज फर्म, क्योंकि इसमें टैक्स नहीं है, सॉरी वो इंटरेस्ट नहीं है. EBIT हमको नहीं पता, हमने EBIT निकाली है. EBIT 1 माइनस इंटरेस्ट माइनस में 30,000. ठीक है, दोनों ही लीवरेज फर्म है. शायद नहीं, इट्स ओके, सॉरी, ये दोनों ही लीवरेज फर्म है क्योंकि दोनों में ही इंटरेस्ट हमने माइनस कर रखा है. ओके, चलिए पढ़ते हैं. इसका इतना था, इसका इतना है. ठीक है, कुछ इस तरह.
मतलब कि होता क्या है, जो जो भी दे रखा होता है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है जी। अगर उसने इंटरेस्ट दिया 30,000 का तो इंटरेस्ट घटा देंगे। ठीक है जी। अगर उसने इंटरेस्ट यहाँ 15,000 का दिया तो 15,000 का इंटरेस्ट घटा देंगे। ठीक है। अगर इधर उसने डिविडेंड दिया है तो डिविडेंड घटा देंगे। ठीक है। जो जो उसने दे रखा है वही घटा देंगे। जैसे कि EBIT है, माइनस में इंटरेस्ट घटाएंगे, अगर इंटरेस्ट है तो फिर टैक्स घटाएंगे, और माइनस T अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी घटा देंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया होता है उसी तरह कर लेते हैं। इंडिफरेंस इसलिए है दोनों, इंडिफरेंस इसलिए क्योंकि हमें दोनों का इक्वल EBIT निकालना है। EBIT इसका निकल के आया कितना, 90,000। एक ऐसा पॉइंट होता है, इतनी EBIT उनकी होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो डेप्ट यूज़ कर सकते हैं, अगर इससे कम है तो वो डेप्ट यूज़ नहीं कर सकते। ओके। तो ऐसा ये एक ऐसी EBIT पॉइंट होता है जहाँ पर दोनों का EPS जो होता है बराबर होता है। ठीक है। हमने ये तो प्रैक्टिकल है, अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरी पढ़ रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमने क्या करना होता है, एक प्रोसीजर करना होता है। उसके वजह से 90,000 आ गया। 90,000 से हम थोड़ा कम लेंगे, जैसे कि 1 लाख EBIT लेंगे और एक 80,000 लेंगे। ठीक है। दोनों का देखेंगे कि क्या कौन सी सिचुएशन कैसी है, लेकिन वो दोनों ही पॉइंट क्या आएंगे, अच्छे नहीं आएंगे। मतलब उसमें एक बेटर आएगी, एक बेटर नहीं आएगी। बट हमने एक ऐसी EBIT लेनी है जहाँ पर दोनों के EPS क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 90,000 जो वैल्यू आई थी हमारी, वो एक ऐसी वैल्यू आई थी जहाँ पर दोनों के EPS जो हैं बराबर होते हैं। जैसे कि ये प्लान 1 है, ये प्लान 2 है। ठीक है। ये एक ऐसा पॉइंट है, इंडिफरेंस पॉइंट, जहाँ पर दोनों के क्या हैं, EPS जो हैं बराबर हैं। एक ऐसी EBIT पॉइंट जहाँ पर दोनों के EPS क्या हैं, बराबर हैं। And represent the number of equity in case of financing. 3 type of source may be of debt, equity, preference. So we may have the 4 possible combination of equity. ठीक है जी। मतलब जो जो कुछ भी दे रखा होता है EBIT है, जैसे कि EBIT माइनस में इंटरेस्ट है तो, और माइनस टैक्स अगर टैक्स है तो, माइनस डिविडेंड अगर डिविडेंड है तो, अपॉन में एन। इससे क्या निकल के आता है, EPS EBIT। ठीक है। और फिर उसके बाद EBIT में से हम क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे। EBIT में से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे, टैक्स माइनस करेंगे, और जो भी हमारी कुछ डिविडेंड वगैरह है वो सब कुछ वो क्या आ जाएगी, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अपॉन में क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स। तो उससे हमारी क्या आ जाती है, उससे हमारी EPS आ जाती है। EPS आ जाती है। ये फार्मूला जो है वो EPS का ही है, बट अगर उसने मिसिंग है EBIT तो हमने EBIT निकाल दी उससे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इधर बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट्स, ये क्या होता है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो एक ऐसा पॉइंट्स होता है जिस पर क्या होता है, एक ऐसा कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज़ द लेवल ऑफ द फर्म ऑपरेटिंग इनकम वेयर द इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स जीरो। क्या होता है, जो इनकम अवेलेबल होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वो क्या होती है, जीरो होती है। मतलब EBIT इसमें जीरो होती है, नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। व्हेन द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द फर्म EBIT इज़ लोअर दिस लेवल, अगर हमारी ऑपरेटिंग इनकम जो है EBIT इस लेवल से क्या है, लोअर है, तो इक्विटी विल ग्रेटर, तो इक्विटी शेयर्स विल गेट नेगेटिव रिटर्न्स। अगर इससे कम है हमारी EBIT इस लेवल पर, जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट्स का जो लेवल आया उससे हमारी EBIT कम है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। सिंस इट इज़ द लेवल अबव विच EBIT, अगर जो इंडिफरेंस पॉइंट EBIT जो हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से EBIT अबव होती है, ठीक है, तो उसको जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। फॉर ए प्योर इक्विटी फर्म्स, अगर प्योर इक्विटी फर्म है मतलब कि अनलीवरेज फर्म है, विच यूज़ ओनली इक्विटी शेयर्स, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट्स इज ऑलवेज जीरो, उसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होता है, जीरो होता है। ऑन द अदर हैंड, अब अगर जो लीवरेज फर्म होती है, ठीक है जी, अगर लीवरेज फर्म है तो उसका जो फर्म यूज़ करती है, लीवरेज फर्म कौन सी होती है, जो डेप्ट यूज़ करती है, प्रेफरेंस शेयर्स यूज़ करती हैं, तो उनका जो फाइनेंशियल लीवरेज, उनका जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट्स ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, जो कौन सी होती है, लीवरेज फर्म होती है, उनका होता है 1 + PD अपॉन में 1 माइनस टैक्स। ये कौन सी होती हैं, लीवरेज फर्म होती हैं। ठीक है, उसका क्या फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला।
ठीक है। इसमें क्या करते हैं, दो मतलब कि पॉइंट्स होते हैं, वो कह रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट्स रेफर टू द पॉइंट विद द टोटल कॉस्ट लाइन्स एंड सेल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। जो टोटल कॉस्ट लाइन होती है, सेल लाइन एक दूसरे को काट देती हैं। इट इंडिकेट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्स वेयर देयर इज़ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। बिकॉज हेयर द कंट्रीब्यूशन जस्ट इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन किसके बराबर हो जाता है, फिक्स कॉस्ट के। सिमिलरली फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज़ द लेवल ऑफ EBIT एट विच आफ्टर द पेइंग टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, मतलब इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर हम जितना भी EBIT में से टैक्स घटाएंगे, इंटरेस्ट घटाएंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, नथिंग रिमेन फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कुछ भी नहीं बचता है। इन द अदर वर्ड, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट्स रेफर टू द लेवल ऑफ EBIT एट विच फर्म कैन सेटिस्फाई ऑल द फाइनेंशियल चार्ज। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट्स एक ऐसा लेवल होता है जिस पर EBIT जो होती है वो केवल सेटिस्फाई ही करती है, मतलब सारे चार्ज जो होते हैं, फिक्स चार्ज वगैरह सबको पे कर देती है, लेकिन जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं बचता है। तो EPS क्या होता है, 0 एट दिस लेवल ऑफ EBIT। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट प्रेफर टू द लेवल ऑफ EBIT एट विच फाइनेंशियल पॉइंट्स इज नील। फाइनेंशियल प्रॉफिट क्या होता है, नील होता है। ब्रेक इवन पॉइंट्स इज एक्सप्रेस एज रेशो इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि इस पर EPS जो 0 होता है, तो इसमें क्या हुआ, EBIT माइनस में इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स माइनस में PD अपॉन में N 0 के बराबर हो गया। ठीक है जी। इस तरह ये N इधर जाके हो गया 0, तो ये बचा। ठीक है, ये इसके 0 के बराबर हो गया, तो ये जो है इधर चला जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह आ जाएगा। ये होता है EBIT इजकल टू इंटरेस्ट प्लस PD अपॉन में 1 माइनस टैक्स। इससे हमारी EBIT निकल जाएगी। ये कुछ इस तरह इसका डायग्राम होता है। चलिए पढ़ते हैं इसका डायग्राम। इस पर क्या दे रखा है, EPS दे रखा है पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, इधर दे रखा है हमें पॉजिटिव, EPS जो है नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी। इधर पॉजिटिव रिटर्न है, इधर नेगेटिव रिटर्न है। कहता है कि ये एक ऐसा लेवल बताता है ऑपरेटिंग इनकम का जिस पर क्या होता है, हमारे जो EBIT होता है 0। अगर EBIT हमारे इधर 0 है, इधर 0 है, अगर इससे नीचे गए हम तो हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा होता है। ठीक है, अगर हमारी EBIT इससे ऊपर गई तो हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसको पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा होता है। यह एक पॉइंट होता है। ठीक है, ये वाला एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर हमारा जो EBIT होता है वो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जिसे बोलते हैं। ठीक है, कह रहे कि लीवरेज फर्म का मैंने आपको बताया था, लीवरेज फर्म का जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं, PD अपॉन में 1 माइनस टैक्स। लीवरेज फर्म कौन सी होती हैं, जो कि डेप्ट यूज़ करती हैं। ये कुछ इस तरह इसका फॉर्मूला है। वी नो द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट्स, क्योंकि EPS इसमें 0 होता है, तो इस तरह इसका फॉर्मूला है। कह रहे कि प्लान 1 में तो हमारी EBIT हमें नहीं पता। ठीक है, ये हमारे जो है अनलीवरेज है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जो है 0 दे रखा है 1 माइनस टैक्स करके, तो EBIT इसका 0 आ गया। ऐसे ही ये है इसका है, ये जो है लीवरेज फर्म है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट दे रखा है, तो इसका निकाल के आए तो इसका भी EBIT कितना आया, उतना ही आया जितना कि फ़िक्स कॉस्ट को हम कवर कर पा रहे थे। अगर लीवरेज फर्म है, सॉरी अनलीवरेज फर्म है, तो उसका EBIT 0 ही आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि उसके पास कोई कॉस्ट नहीं है पे करने के लिए। ठीक है, और जो कौन सी है लीवरेज फर्म है, उसका EBIT बस इतना आएगा जितना कि वो उसको कवर कर दे, किसको, इंटरेस्ट को। ठीक है, और थर्ड प्लान में बताता है EBIT कितना आएगा। ये है कौन सी है, लीवरेज फर्म है, 20,000 उसको देना है टैक्स का, सॉरी इंटरेस्ट का, वो इंटरेस्ट घटा दिया, और इसका देना है डिविडेंड का और माइनस टैक्स, और 75,000 इसके शेयर्स थे, तो इसका EBIT इधर आया, ये इधर चला गया, 0 हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये EBIT ये बच गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 से EBIT को, 1.5 से इससे, इसको मल्टीप्लाई हो गया, इधर हो गया। ये जो है ये 50,000 इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 10,000 भी इधर चला जाएगा, प्लस का होगा, कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। तो EBIT इजकल टू ये 60,000 है। ठीक है, इधर जाके इसे मल्टीप्लाई वगैरह हो जाएगा, ये इसे सॉरी डिवाइड हो जाएगा,
60,000 डिवाइड बाई कुछ इस तरह, तो इसका ये आ जाएगा इस तरह हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। कितना है ये 60,000 डिवाइड बाई 1.5, तो इसका एक इधर चला जाएगा, इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 1,20,000। ठीक है जी, इस तरह इसका EBIT आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसका फॉर्मूला में इसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालना है। ये एक ऐसी EBIT है जिस पर उसका सारी कॉस्ट जो है कवर हो जाएगी, बट उसके लिए रिमेनिंग कुछ नहीं बचेगा, EBIT 0 हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं रिमेनिंग रह गए हैं, बट आई ट्राई to complete the syllabus of business finance. Thank you. Do like the video and subscribe the channel and share if you like. Thank you so much.